गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 4 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट आवर वेरी फ्रेंडली नेबर जिसका नाम है चाइना, क्योंकि चाइना जो है पेंगोंग सो लेके ऊपर एक ब्रिज बना रहा है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दूंगा, कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। हालांकि हम लोग पहले ये कर चुके हैं लेकिन फिर दोबारा से कर लेते हैं। अगला जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ईडी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। ये है हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है और जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोगों को अपनी जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ना रहता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। मेरे ख्याल से अब तक हम लोगों ने ईडी के बारे में नहीं किया था। सीबीआई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एनआईए के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, रॉ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद ये हम लोग पहली बार करने वाले हैं। खैर अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये। अगले जो टॉपिक करेंगे दैट इज गोइंग टू बी अबाउट आवर वेरी प्रेस्टिजियस एंड ऑनरेबल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2022 में कौन कौन से प्रोग्राम ये लॉन्च करने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आपको मैं चंद्रयान गगनयान के बारे में भी बताऊंगा। अगली जो न्यूज़ रहेगी ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, थोड़ा सा हटके था, यूनिक था। इस तरह के एडिटोरियल एक्चुअली द हिंदू के न्यूज़पेपर में इतने कवर होते नहीं हैं। पहली बार कुछ थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, तो थोड़ा जानेंगे कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, उनकी हिपोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। मतलब डबल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अपनी कंट्री में वो जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं उन्हीं चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज़ को वो गालियां देते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। अगली जो न्यूज़ रहेगी दैट इज गोइंग टू बी आउट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया के परस्पेक्टिव से, कि दुनिया के जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत पुरानी ट्रीटी है हमारे पास, उस ट्रीटी को दोबारा से रिन्यू करेंगे या फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया का एंगल भी यहाँ पे कवर होता है, क्योंकि इंडिया भी भैया एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, राइट, इसलिए। और हमारा पड़ोसी देश था नेपाल, ओ सॉरी पाकिस्तान और चाइना, वो दोनों भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। अगली जो बात है वो है जॉबलेसनेस के बारे में, जिससे आप लोग सभी लोग हम लोग जूझ रहे हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है इस समय, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और आज के एक्सप्लेनर सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी कंपनसेशन के बारे में। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको जीएसटी के बारे में दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कंपनसेशन वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है जीएसटी के अंदर, ये हम लोग जानेंगे। और कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हम आज के क्लास में देखने वाले हैं और आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी आज मैंने क्लास में इंक्लूड किए हैं, तो आप वो लोग भी अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में उनका आंसर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है मोर देन 40 लाख अडोलेसेंट्स गेट फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड वैक्सीन। देखिए ये न्यूज़ हमारे पास सबसे पहली आती है आज। इसका मतलब क्या है? अडोलेसेंट का मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं 15 साल से 18 साल के बीच की जो एज है वो लोग, मतलब ऐसे तो देखें यहाँ पे 15 से 17 लिखा हुआ है, 17 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि फिर वो 17 से फिर वो 18 साल हो जाता है ना, तो 1 साल, और 18 के बाद वो पूरा अडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में ये बात कर रहा है। 15 से 17 साल, आप इसे 18 भी कह सकते हो, तो अडोलेसेंट एज होती है। तो क्योंकि हम देखें उनके लिए वैक्सीनेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन इंडिया में अभी तक सिर्फ एक ही वैक्सीन ऐसी है जो हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, अडोलेसेंट को दे सकते हैं, जिसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? इसे एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक। ठीक है, ये नाम आपने याद रख लेना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, भारत बायोटेक। और एक डोज देने के बाद बीच में 28 दिन का गैप रहेगा, फिर बच्चों को जो है दूसरी डोज मिल जाएगी। तो फिलहाल तो खैर इंडिया में एक ही वैक्सीन है। उसके अलावा इंडिया में एक और वैक्सीन जो हम लोगों ने अप्रूव किया हुआ है, वो कौन सी वैक्सीन है? जिसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड को कौन बना रहा है? कोविशील्ड को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। आजकल बड़ा न्यूज़ में रहते हैं भैया, इसके जो सीईओ हैं बहुत ही इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक्चुअली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड बनाती है ना, ये कोई ओरिजिनल वैक्सीन नहीं है, ये एक दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ही हम लोग जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, मतलब उनसे हम लोगों ने लाइसेंस लिया है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एंगल यहाँ पे था। उसके अलावा स्पुतनिक 5, ये भी इसकी भी हम लोगों ने अप्रूव अभी कर दिया है इंडिया में। स्पुतनिक 5 वैसे तो ये रशियन वैक्सीन है, लेकिन इंडिया में इसको कौन बना रहा है? इंडिया में इसको बना रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज। ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी कंपनी का नाम है, इंडियन कंपनी है, वो इसको बना रहे हैं लाइसेंस लेके। उसके अलावा इंडिया में अभी एक और डोज को भी अप्रूवल दे दिया गया है, जिसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मुझे पता है क्योंकि 3 दिन पहले मैंने आपको वो करवाया था कि कौन सी डोज है भैया
जिसको हम लोगों ने अप्रूवल कर दिया है। तो बस इतनी छोटी सी न्यूज़ थी और कोई खास इसमें कुछ है नहीं। खैर, आज ये जो मेन न्यूज़ आती है वो आती है ये कि चाइना ने क्या किया, पेंगोंग सो लेक के ऊपर जो है एक ब्रिज बना दिया। अब ये पेंगोंग सो लेक क्या है, पूरा मामला क्या है, देखिए हम लोगों को पहले से ही पता है कि इंडिया चाइना के बीच में किस तरह के इश्यूज चल रहे थे, राइट। 2021 में बुरी तरह से क्लैश हुआ हमारे बीच में, गलवान का हम लोगों ने केस देखा, ठीक है। कुछ लोकेशन वैसे मैं आपको पहले ये सब दिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूं। देखिए इस ग्रीन वाले के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, दिस इज POK, हालांकि दिस इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये जो ऊपर ये देखिए यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ना, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे ट्रायंगल सा नजर आता है इसे कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर, जो कि एक इंडिया का पार्ट है। और ये जो आपको नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का, ये है आपका पेंगोंग सो लेक। और ये जो रेड कलर का आपका यहाँ पे लाइन नजर आ रही है, ये है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो LAC के जो राइट साइड में तो है चाइनीज हैं और लेफ्ट साइड में भैया इंडियन है। और ये है आपका अक्साई चीन, राइट। अक्साई चीन इज वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इसको क्लेम करता है। हालांकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन हमारा मुद्दा है यहाँ पे पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक जो है वो LAC के बिल्कुल बीच में पड़ता है लगभग। तो LAC जो है वो पेंगोंग सो के बीच में गुजरती है। तो इंडिया के जो हमारी जो बोट्स होती हैं वो यहाँ तक चली जाती हैं, उनकी जो बोट्स होती हैं वो यहाँ तक चली जाती हैं। तो क्योंकि प्रॉपर्ली डिमार्केटेड नहीं है ना, तो ये पेंगोंग सो लेक के बीच में अब इन्होंने क्या किया, देखिए पेंगोंग सो लेक जो है वो इस तरह से है, इस तरह से वो पेंगोंग सो लेक है। तो इसका जो नदन पार्ट है और इसका जो सदर्न पार्ट है, इन्होंने क्या किया, उसको जो है आपस में किसी ब्रिज के साथ कंबाइन कर दिया। तो इन्होंने बना लिया यहाँ पे एक ब्रिज, अनफॉर्चुनेट तरीके से, ठीक है। अब ये क्या करते थे पहले, अगर पहले इनको साउथ से अगर नॉर्थ में आना पड़ता था तो पूरी लेक को घूम के आना पड़ता था, जिसमें इनको जो है 12 से 14 घंटे लग जाते थे। लेकिन अभी सिर्फ ये ब्रिज से ही आराम से जा सकते हैं। तो वो जो डिस्टेंस था ना, वो 12 से 14 से घंटे घट के जो है 1 से 2 घंटे ही रह गया। तो मतलब अपनी ट्रूप्स की बहुत ज्यादा ये मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। पेंगोंग सो लेक की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 135 किलोमीटर है। और जो वाइडेस्ट है वो है 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर की सबसे ज्यादा चौड़ाई है इसकी कहीं कहीं पे। हालांकि पेंगोंग सो लेक को जो पेंगोंग सो लेक कहा जाता है वो सिर्फ इंडिया में ही कहा जाता है। जो LAC के दूसरी तरफ वाला पार्ट होता है ना, उसको उसमें इसको कहा जाता है सोनायाक, SPTSONYAK, ठीक है। अगर हो सके तो इसको याद कर लेना। तो इसका 40-45% हिस्सा तो इंडिया में आता है, बाकी 50-60% इसका हिस्सा चाइना के अंदर आता है बेसिकली। तो ये ब्रिज इन्होंने यहाँ पे इस समय बना दिया है। उसके अलावा खैर ये आपको सबको पहले से पता ही है, कोई इतनी वो नहीं है। कुछ और आपको मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा पेन, हाँ जी। तो कुछ लोकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि एग्जाम में वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कुछ ना कुछ घुमा के। ज्योग्राफी को लोकेशन वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए ये है आपका अक्साई चीन और यहाँ पे हमारा आता है गलवान वैली, ठीक है। गलवान वैली, गलवान वैली के नॉर्थ में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी, है ना। दौलत बेग, BEG बेग ओल्डी, OLDI। एक्चुअली जो सारा पंगा शुरू हुआ था ना वो दौलत बेग ओल्डी को लेके ही हुआ था, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सड़क बना दी है, ऑल वेदर रोड, जिसमें इंडिया अपने ट्रूप्स वगैरह को आसानी से लेके जा सकता है। तो चाइना को जो है इससे मिर्ची लगी और उन्होंने जो है वो सारा मामला यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये आपका दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पे आपका आ जाता है गलवान वैली। आई होप आप देख सकते होंगे। तो गलवान वैली अगर हम नॉर्थ से साउथ में जाएं तो, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा जो यहाँ पे भी एक जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का निशान लगाया है, जिसका नाम है चुमार। यहाँ पे भी काफी इशू हुआ था चुमार के अंदर भी। तो सबसे साउथ में पड़ता है चुमार। चुमार से थोड़ा सा आप ईस्ट में जाते हो, यहाँ पे भी अभी भी इशू बना हुआ है जिसका नाम है डेमचोक, DEMCHOK। आपने जो है नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इनको याद कर लेना है, आपके काम आएगा। उसके अलावा जैसे थोड़ा सा ऊपर जाते हो, यहाँ पे आती है चुसुल वैली। चुसुल वैली में अभी भी इशू बना हुआ है, यहाँ से अभी भी चाइना के सोल्जर्स पीछे नहीं हटे हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसके ऊपर फिर आपका आ जाता है यहाँ पे पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक से थोड़ा सा ऊपर ऊपर आप जाते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है हॉट स्प्रिंग, ठीक है। ये आप याद कर लेना एग्जाम के लिए, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग में भी काफी इशू हुआ था। हॉट स्प्रिंग से थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपका बनता है गांग का ला, ठीक है, गांग का ला। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतने ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फिर ऊपर आपका आ जाता है यहाँ पे गलवान, और गलवान से ऊपर आपका आ जाता है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे देख लेना है लोकेशन वाइज। सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन ऑलरेडी आपको पता ही है। और ये जो जगह यहाँ पे डैश लाइन की इस तरह से दिखा रखी है ना,
ये लेन एक्चुअली 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, तो 1963 में ये जगह पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया था, मतलब उसको एज अ गिफ्ट दे दिया था, और अभी तक उसको वापस नहीं लिया और ना ही उसका कोई वापस लेने का मूड है। तो पेंगोंग सो लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो बैंकॉक सो लेक है ना, ये कौन सी लेक है? ये फ्रेश वाटर लेक है, सोल्ट लेक है? ये एक सोल्ट लेक है, ठीक है, सोल्ट लेक। उसके अलावा J&K में, लद्दाख में कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स हमारे पास हैं। जैसे यहाँ पे एक लेक है सो मोरेरी, ठीक है, ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हो डायग्राम में। यहाँ पे जो लेक आती है ये है आपकी वुलर लेक। वुलर लेक के बारे में तो खैर आपको सबको पहले से पता ही है। खैर आप मुझे क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में, ये बताओगे कि वुलर लेक जो है कौन सी रिवर है जो कि वुलर लेक का पार्ट बनती है, ठीक है, वुलर लेक से होके जाती है, इस तरह से कह सकते हो। और उसी लेक के किनारे पे श्रीनगर भी बसा हुआ है, और यहाँ पे आपको वैली ऑफ कश्मीर दिख ही रहा है। तो सोमवरीरी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है या फिर सोल्ट वाटर लेक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो डल लेक हो गया, देखिए यहाँ पे कश्मीर में ही डल लेक है, श्रीनगर में यहाँ पे वुलर लेक है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सो मोरीरी है, उधर भैया आपका पेंगोंग सो लेक आ गया, सियाचिन ग्लेशियर आ गया। थोड़ा सा इधर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका बलतारो, जो कि दुनिया का सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से माना जाता है, बलतारो ग्लेशियर्स। तो कुछ लोकेशन थोड़ा हम लोगों ने देख लिया, बाकी इसलिए न्यूज़ में था, और तो कोई इसमें कुछ खास है नहीं न्यूज़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आती है दोस्तों, आती है ईडी से, ठीक है। ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ये क्या है? एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, और जो जिसका मेन फंक्शन होता है इकोनॉमिक लॉज को इंप्लीमेंट करना, और इंडिया में जो इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं उनसे लड़ना। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ईडी दुनिया रोज न्यूज में आता रहता है, कहीं पे उसने छापा मार दिया, कहीं से पैसे पकड़ लिए, किसी को जेल में डाल दिया, तो वो हमारे लिए इंसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको जेल में डाला, वो हमारा काम का नहीं है। हमारे काम का होता है कि एजेंसी क्या है, एजेंसी के बारे में जो है यूपीएससी पूछता है, सीबीआई, एनआईए, रो, ईडी, है ना, और दुनिया भर की एजेंसी जो हमारे पास है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये एक हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी है जो कि इंडिया में इकोनॉमिक लॉज, मतलब पैसे वैसे के रिगार्डिंग जो भी क्राइम्स होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स, उनको जो है वो हैंडल करता है। ईडी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं कि ईडी की एक्चुअली जो सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उस समय इसका नाम ईडी नहीं था। ईडी जो है इसका नाम पड़ा है 1957 में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। उससे पहले इसका जो है वो नाम हुआ करता था एक्सचेंज कंट्रोल लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये हुआ करता था। तो उस समय ये 1950 तक जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर काम करता था। याद रखो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स 1956 तक। बाद में इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, ये भी आपने याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, इसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, जब इसका नाम चेंज किया 1957 में। आज भी ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के अंडर में ही काम करता है, और ये जो आपका डिपार्टमेंट है वो किसके अंदर में है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसको कौन हेड करता है? इसको हेड करते हैं एक आईआरएस ऑफिसर। अगर आप भी कल को आईआरएस ऑफिसर बन जाते हो, सीनियर आप जब लेवल तक पहुंच जाते हो, आप भी ईडी को हेड कर सकते हो, ठीक है। और ये कौन कौन से कानून वो तहत करता है? ये जैसे कुछ कानून है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज FEMA, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और एक हमारे पास होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे PMLA भी कहा जाता है, ठीक है, 2002। ये दो कानून ऐसे हैं जिसको ये लागू करता है और उसके अंडर में ये काम करता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने क्या बताना है, थोड़ा सा गूगल करिए, ये बताइए कि जो ईडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो मुझे लगा कि थोड़ा आप भी कुछ पढ़ रहे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। एक आपके लिए MCQ है ईडी को लेके, ठीक है, इस MCQ को हैंडल कर सकते हो आप, मुझे लगता है इजीली, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसका आंसर बताना है, तो मैं वेट करूंगा आपका कमेंट सेक्शन में। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे की जो अगली न्यूज़ है वो है इसरो से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसरो पे सभी को, हम लोगों को गर्व है, और इसरो इस दुनिया की सबसे जानी मानी स्पेस एजेंसी में से गिनी जाती है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है, राइट। तो इसरो के जो चीफ हैं इस समय, के सिवान जी हैं, इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि 2022 में हम लोग क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं। तो कई सारी चीज़ें हम लोग लॉन्च करेंगे। तो जैसे एक तो हम लोगों को क्या करने वाले हैं, गगनयान को लॉन्च करने वाले हैं। ये एक बहुत ही एक लैंडमार्क होने वाला है इंडिया में, क्योंकि गगनयान के थ्रू हम लोग क्या भेजेंगे, मैन मिशन भेजने वाले हैं स्पेस में। अब मतलब 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं।
खैर पहले तो, अब ऐसा तो नहीं पहली बार में ही हम लोग इंसानों को भेज देंगे, अभी तो टेस्टिंग होगी ना। तो 2022 में हम लोग एक्चुअली टेस्टिंग करने वाले हैं। पहले हम लोग अनमैन्ड भेजेंगे, अगर वो सेफ रहा, बढ़िया रहा, फिर हम लोग अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे। तो एक गगनयान मिशन हम लोग यहाँ पे चलाने वाले हैं। उसके अलावा जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4 और EOS-6, खैर इसको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, जब इसको लॉन्च होगा तब इसको देखेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में भी इन्होंने बताया, आदित्य L1, एक्सपोसैट और IRNSS, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। देखिए 3 न्यू स्पेस साइंस मिशन भी हम लोग भेजने वाले हैं जो पाइपलाइन में है। उसके अलावा वेन्यू मिशन, दिशा और त्रिशा, ठीक है, इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। त्रिशा वगैरह के बारे में आपको जानना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए इसरो की जब हम लोग बात करते हैं ना, इसरो एक बहुत पुरानी एक एजेंसी है, लेकिन इसरो का नाम पहले इसरो नहीं हुआ करता था, ठीक है। 1962 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, याद रख लेना है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हम लोगों ने एक रिसर्च सेंटर बनाया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी। देखिए सारी स्पेलिंग में नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि समय की कमी रहती है, फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, ये आपने याद रखना है, स्पेस रिसर्च। उस समय जो सारा भाई जी थे उनके एडवाइस पे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, 1962, ठीक है, 1962। सबसे पहले इसरो ने जो सैटेलाइट को बिल्ड किया था उसका नाम क्या था, आर्यभट्टा। ये आपको सबको याद ही होगा, स्कूल में सबने पढ़ा है ये तो, है ना, आर्यभट्टा। और जिसको किसने लॉन्च, किसके साथ लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन के साथ हम लोगों ने लॉन्च किया था, है ना, उनके साथ मिलके, सोवियत यूनियन के साथ मिलके 1975 के अंदर, ठीक है, 1975 के अंदर। उसके अलावा इसरो की अभी तक की जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो क्या है, वो है भैया चंद्रयान, है ना, चंद्रयान। चंद्रयान को हम लोगों ने कब भेजा था, 2008 में भेजा था। और इसने सबसे बड़ी डिस्कवरी पता क्या किया था चंद्रयान ने, इसने बताया था सबसे पहले, इसने बताया था कि चांद, चंदा मामा के ऊपर जो है पानी है, उसके एग्जोस्फीयर के अंदर, उसके सोइल में, उसके सब सोइल के अंदर वाटर का कंटेंट है। ये सबसे पहले इसरो के चंद्रयान मिशन ने ही बताया था 2008 के अंदर। फिर हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा और अभी हम लोग चंद्रयान 3 के भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। इंडिया से ज्यादातर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कहाँ से छोड़े जाते हैं, एक आइलैंड है श्रीहरिकोटा, ये सबको आपको पता ही होगा, है ना, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर। कौन से स्टेट में पड़ता है मुझे बताओगे क्या आप, स्टेट का नाम बता दो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज और बता दो कि चंद्रयान जब गया था अर्थ से, हम लोगों ने भेजा था उसको, इसरो ने, तो जब जहां पे जाके उसने लैंडिंग किया था, लैंडिंग मतलब इंपैक्ट किया था, प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी, इंपैक्ट था, हार्ड इंपैक्ट था। और उस जगह पे जहां पे वो गड्ढा हुआ ना, जिस गड्ढा जो डिप्रेशन वहां पे क्रिएट हुआ, उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है जवाहर पॉइंट। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, जवाहर पॉइंट, जहां पे चंद्रयान ने गड्ढा किया था। बेसिकली हुआ क्या था, इस तरह से कुछ हुआ था कि जैसे भैया ये है आपका मून और ये है आपका चंद्रयान सैटेलाइट, ठीक है। तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, जैसे हेलीकॉप्टर सॉफ्ट लैंडिंग करता है ना, उस तरह का नहीं हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ से ब्लॉक फेंक दिया था नीचे, और जैसे ही वो चांद के सरफेस के ऊपर अटैक हुआ तो उससे ऐसे ब्लास्ट हुआ, और वो ब्लास्ट हुआ तो कुछ सोयल पार्टिकल जो है निकले यहाँ से, और उस सोयल पार्टिकल का हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और उसमें पाया कि भैया यहाँ पे वाटर है। तो जहाँ पे वो इम्पैक्ट हुआ था उसको कहा जाता है जवाहर पॉइंट, है ना। तो इंडिया में ऐसे ही रहता है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो जवाहर पॉइंट हो गया, अगर आज वो कुछ ऐसा होता तो अटल पॉइंट हो जाता। तो इंडिया में पॉलिटिक्स का थोड़ा खेल ऐसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास वो क्या है, वर्ल्ड पावर्स वॉर टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। देखिए इस समय दुनिया में सिर्फ 9 कंट्री ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इनमें से 5 कंट्री ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना, जिसमें आपका चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए आ गया। उसके अलावा 4 कंट्री और ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है। कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आपका आता है प्यारा भारत, इसके अंदर आता है आपका पाकिस्तान, इसमें अब कहा जाता है इजराइल, और एक आ जाता है आपका नॉर्थ कोरिया। इन 4 कंट्री के पास वेपन तो है लेकिन ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बेसिकली नहीं है। लेकिन न्यूज आज ये नहीं है, न्यूज है एनपीटी,
ठीक है, जिसे कहा जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी। ठीक है, इसको एक्चुअली 1970 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका पर्पस पता क्या था? इसका पर्पस ये था कि भैया दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकना है। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहती है तो उसको रोकना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो 5 कंट्री हैं, इन कंट्री से टेक्नोलॉजी लीक ना हो किसी दूसरी कंट्री में, उसको भी ध्यान में रखना है। तो ना तो लीक होने देना है और ना ही किसी नई कंट्री को बनाने देना है। ये इस एनपीटी का पर्पस था और ये 5 कंट्री जो है वो एनपीटी का इन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि आज तो मेरे ख्याल से 187 के लगभग एनपीटी की कंट्री के मेंबर्स हैं, लेकिन इन 5 कंट्री के अगेंस्ट में इंडिया ने क्या किया भैया? वेपन बना डाला। पाकिस्तान ने भी बनाया, नॉर्थ कोरिया ने भी बनाया, इजराइल ने भी बनाया। हालांकि इजराइल ने अभी तक टेस्टिंग नहीं की है, लेकिन सबको पता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो टेस्टिंग करने से कुछ होता नहीं है। हालांकि अभी ईरान भी कोशिश पूरी कर रहा है बनाने की, है ना, छुप छुपा के। हो नहीं पा रहा है उससे, लेकिन अगले 10, 15, 20 साल में शायद कर भी लेगा वो। लेकिन अब जो कंट्री एनपीटी को साइन कर लेती हैं, वो कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। सिविलियन के लिए यूज कर सकते हैं, सिविलियन पर्पस के लिए, नो डाउट, रिसर्च के लिए कर लिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन मिलिट्री पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो। तो जिन कंट्री ने साइन कर लिया है तो उनके ऊपर वो नहीं कर सकते, वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन इंडिया ने तो वेपन बना लिया, इसीलिए इंडिया ने एनपीटी को साइन नहीं किया। इंडिया का कहना है कि एनपीटी जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि एनपीटी ट्रीटी के तहत 5 कंट्री को तो आपने फुल पावर दे दी। अरे बाकी दुनिया की बाकी कंट्रीज का क्या? क्या वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकती क्या? तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। इंडिया का ये भी कहना है कि एनपीटी के तहत डिसआर्मामेंट की नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, मान लो 5 कंट्री के पास है, हम लोगों ने मान लिया कि भैया आपके पास वेपन है, लेकिन आप फ्यूचर में इस दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए क्या आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। इवन आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करते हो? और ज्यादा मॉडर्नाइज करते हो। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। तो इंडिया ने कहा कि इसीलिए मैं एनपीटी के ऊपर साइन नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। और जब इंडिया ने साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया तो इजराइल ने भी नहीं किया, और नॉर्थ कोरिया ने तो वैसे किया ही नहीं। तो ये ऐसी 4 कंट्री हैं जिन्होंने एनपीटी के ऊपर अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं। ये अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। 1970 में इसको बनाया गया था। अब 1970 में इसको बनाया गया, लेकिन इंडिया तो भैया इंडिया है। 1974 में हम लोगों ने क्या किया? न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले, है ना, पोखरण में हुए थे, सबको पता है 1974 में। और जो न्यूक्लियर टेस्ट हम लोगों ने किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इंडिया ने कहा कि देखिए हम लोगों ने टेस्ट तो जरूर किया है, लेकिन ये हमारा पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, हमने शांति की स्थापना के लिए किया है। देखिए चाइना के पास तो एटम बम है ही, और यहाँ पे है इंडिया। 1962 में हमारे साथ चाइना का वॉर भी हो गया। अब मान के चलो फ्यूचर में अगर कोई और वॉर हो जाता है और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो चाइना की तो ये तो पावर इम्बैलेंस हो जाएगा ना। तो इंडिया ने कहा कि उस पावर को बैलेंस करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, लेकिन ये पीसफुल पर्पस के लिए है। इंडिया कभी भी पहला अटैक किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं करेगा। ये इंडिया की नो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज पॉलिसी है। ठीक है, तो 1974 में पहली बार हुआ, लेकिन इंडिया को अपने हथियार जो है मॉडर्नाइज करने थे, तो उसके चक्कर में इंडिया ने 1998 में दोबारा से न्यूक्लियर अटैक कर डाले। ठीक है, 1998 में। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, इसके ऊपर मेरे ख्याल से जॉन अब्राहम ने एक मूवी भी बनाई है थोड़े समय पहले, है ना, पोखरन करके नाम की मूवी बनाई है शायद। हाँ, अभी तक मैंने मूवी देखी नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि काफ़ी अच्छी मूवी है, कभी समय मिलेगा तो देखेंगे। तो ऑपरेशन शक्ति जो है ये, इसके तहत हम लोगों ने 1988 में कर डाला। फिर उसी समय जो है पाकिस्तान ने भी कर दिया, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज के समय में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना पड़ोसी देश हैं, तीनों के पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये बस थोड़ा सा आपको मुझे बताना था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एमसीक्यू जो है वो आपको मैंने दिए हुए हैं। ये एमसीक्यू आपका जो है न्यूक्लियर पावर को लेके है। ये 2-3 एमसीक्यू जो आपके जीएसटी को लेके हैं, क्योंकि आज मैं थोड़ा जीएसटी आपको कवर कराऊंगा, तो एमसीक्यूज भी आप डेफिनेटली वहां पे कर सकते हो। अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। जॉबलेस रेट हिट हाई ऑफ 7.9% इन दिसंबर। ठीक है भैया, जॉब जो है वो लोगों के पास काम धंधा है नहीं, क्योंकि वैसे भी पहले तो डेल्टा आ गया था।
अब जो है ओमिक्रॉन आ गया, कल को जो है कुछ और कोरोना आ जाएगा, तो समस्याएं हमारी जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मार्च 2020 में कोरोना शुरू हुआ था, मार्च 2020 से पहले ही इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पिछले 45 सालों का सबसे ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि कोरोना से पहले अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था भैया, वो भी था। लेकिन यहाँ पे खेल पता क्या है, थोड़ा आपको खेल बताऊं सरकार क्या करती है। सरकार ने क्या किया, बड़ी स्मार्ट है। हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है ना, वो कौन करता था, NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है रिलीज करते थे। सरकार ने क्या किया, NSSO को 2019 में NSSO को ही हम लोगों ने खत्म कर दिया और NSSO को जो है CSO के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSSO को CSO के साथ मिक्स करके हम लोगों ने एक कॉमन नाम रख दिया, ठीक है, जिसे कहा जाता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रख लेना इसको, करंट अफेयर की पूरी डिटेल दे रहा हूं आपको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो आज के समय में NSSO डज नॉट एग्जिस्ट एंड CSO ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। अभी नया नाम हम लोगों ने रख दिया है NSO। अब देखिए, जब NSSO को ही खत्म कर दिया तो क्या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट डेटा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज के समय में हमारे पास कोई भी रिलायबल तरीका नहीं है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को जानने का, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है इससे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMEI। ये एक्चुअली एक ऑनलाइन टाइप का पोर्टल है जो कि एक्चुअली 1976 में मेरे ख्याल से ये एक थिंक टैंक है, नॉन गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्वे वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत ऑफलाइन भी करते हैं, और फिर ये कुछ डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को रिलीज करते हैं। 4 महीने में एक बार करते हैं ये CMI वाले। तो आज के समय में हमारे पास सिर्फ यही एक सबसे ज़्यादा रिलायबल यहाँ पे मेथड माना जाता है, ठीक है। उसके तहत इन्होंने कहा कि इंडिया में जो जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इस समय 7.9% हो गई है, जो कि काफ़ी हाई है दिसंबर में, ठीक है। बस इसने ये बताया। अर्बन में जो है वो 9.3 है, और रूरल एरिया में जो है वो कितनी है, रूरल एरिया में वो जो है 7.3 है। आप सोचोगे सर रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अर्बन एरिया में ज़्यादा है। बिल्कुल होती है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या है ना, रूरल एरिया में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, और एक बार जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आप थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको जो है एम्प्लॉयड जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, और भी बहुत सारे एंगल हैं। और CMI के तहत इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस समय स्टेट वाइज, वो है आपकी कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बिहार, इन स्टेट में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस समय इंडिया के अंदर। हरियाणा में तो भैया 34% तक है, ठीक है। लोग काम ही नहीं करते हैं, पता नहीं, वो बैठे रहते हैं, हुक्का पीते रहते हैं। देखिए मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत लोगों को देखता हूँ, कुछ काम धंधा करते नहीं है, दिन भर हुक्का पीते हैं बस, वो गप्पे मारते रहते हैं। खैर, कभी और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की जो अगली न्यूज़ है, ये है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन। एक्सप्लेनर सेक्शन बात करता है GST कंपनसेशन के बारे में। अब ये GST कंपनसेशन क्या है, थोड़ा सा उसके लिए आपको GST के बारे में पता होना चाहिए। देखिए GST क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। अब फुल फॉर्म तो बताने का कोई मतलब नहीं था, खैर फिर भी। तो GST दोस्तों वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए होता है। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जैसे आपका इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। आपका जो वेल्थ टैक्स होता है वो भी कॉर्पोरेट टैक्स होता है, और मतलब डायरेक्ट टैक्स होता है। तो GST का डायरेक्ट टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। GST ओनली टॉक्स अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सर्विसेज टैक्स हो गया, वैट हो गया, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये दुनिया भर के जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो GST के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब GST को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो GST के एक्ट को हम लोगों ने 2016 में पास किया, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को हम लोगों ने GST को अप्लाई कर दिया। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, कुछ सेंटर के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसको हम लोगों ने इंक्लूड किया, और कुछ स्टेट्स के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसको लोगों ने हम लोग इंक्लूड किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो कोई पहले से पता ही है। जो सेंट्रल टैक्स है, जैसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, स्पेशल एडिशनल कस्टमर ड्यूटी, तो ये टैक्स जो है हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए, और इसी तरह से कुछ स्टेट के टैक्स भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए। लेकिन टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक ये है कि कंपनसेशन क्या होता है। देखिए
आपका जो जीएसटी होता है ना, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कौन सा है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जहां पे आप चीजों को कंज्यूम करते हो, और ये मल्टी पॉइंट टैक्स होता है। मल्टी, जैसे वैट होता है ना, मल्टी पॉइंट टैक्स। तो जितने भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू एडिशन होगा उतने ही पॉइंट के ऊपर आपका जो है, जहां पे सेलिंग होती है, आपका जीएसटी लगता है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये हुआ कि जो ऐसी स्टेट इंडिया में थी जो कि जहां पे प्रोडक्शन होता था, अब वो तो घाटे में चली गई। मान लो प्रोडक्शन हो रहा है तमिलनाडु में, और जो है उसका जो कंजप्शन हो रहा है वो है बिहार में। अब बेनिफिट किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा। इसको तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस होता है। तो इस तरह से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, जो बड़ी बड़ी स्टेट है जहां पे ज्यादातर प्रोडक्शन होती है, इन्होंने कहा कि भैया हम लोग जीएसटी को सपोर्ट नहीं करते। इन्होंने जीएसटी को करने से मना कर दिया। अब इनको मनाने के लिए सरकार ने क्या किया? इनको मनाने के लिए सरकार ने ये कहा कि देखो भैया, हमें पता है कि आपको जीएसटी से नुकसान होगा, तो जिस भी स्टेट को नुकसान होता है जीएसटी की वजह से, हम उनको क्या देंगे? हम उनको देंगे कंपनसेशन। भाई तो नुकसान होगा, नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। तो इसे कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन। तो 2017 में जब लागू हुआ 1 जुलाई से, 5 साल के लिए कंपनसेशन मिलेगा कंटिन्यूअसली। हर दूसरे महीने सेंटर जो है वो स्टेट्स के खाते में पैसा डलवाती है जो उनको नुकसान होता है। तो मतलब जुलाई 2022 तक ये कंपनसेशन दिया जाएगा। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कुछ बड़े बड़े जो स्टेट्स होते हैं जिनको नुकसान होता है, यही है पूरा कंपनसेशन का मामला। लेकिन बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया कोविड। कोविड की वजह से जो स्टेट्स हैं उनके रेवेन्यू के जो साधन थे वो हो गए बंद, वो चले गए नुकसान में। तो इस समय वो सेंटर से बार बार डिमांड कर रहे हैं कि आप इस कंपनसेशन की जो लिमिट है इसको अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दीजिए, और इसको 2027 तक कर दीजिए। वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी अपना मूड बताया नहीं है, और बहुत मुश्किल है कि सरकार ये सब करेगी। लेकिन अगर सरकार को ये करना पड़ेगा तो दोबारा से जो हमारा जीएसटी एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और पहले जो 5 साल की लिमिट थी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, अगर सरकार ये करना चाहती है तो। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? आप मुझे ये बताओगे कौन सा जो आइटम है जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। वैसे ये आपको जो है, मैंने इसके अंदर भी 1-2 क्वेश्चन जोड़े हुए हैं जीएसटी वाले, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जीएसटी के अंदर दोस्तों जो है 4 इंटरेस्ट रेट होती हैं, 4 स्लैब्स होती हैं। एक होती है 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, बस हल्की सी जानकारी इतनी चाहिए। वैसे तो जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें आपका जो है सेंट्रल जीएसटी होता है, आपका स्टेट जीएसटी होता है, आपका आईजीएसटी होता है, ये कैसे काम करता है, इंटर स्टेट ट्रेड कैसी होती है, वो एक बहुत अलग से मामला रहेगा। कभी वो इकोनॉमी के बिल्कुल कोर टॉपिक में आता है, लेकिन ठीक है, आर्टिकल के हिसाब से हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज एनफ फॉर दिस। खैर, अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। आज का एडिटोरियल सेक्शन वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे क्यों लगा, क्योंकि इस तरह की न्यूज़पेपर में आर्टिकल कवर बेसिकली होते नहीं है। ये बात करता है वेस्टर्न जो है कंट्रीज की हिपोक्रेसी के बारे में बात करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर जो है अमेरिकन जो लोग होते हैं, जिसे जो है पीपल ऑफ कलर भी आप कह सकते हो, जो कि अफ्रीका से वहाँ पे गए थे। ठीक है, उनके ऊपर खूब सारे हमले होते हैं, है ना, पुलिस ब्रूटैलिटी होती है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है ना। ब्लैक लाइव्स मैटर कितना ज़्यादा चलता है वहाँ पे, उसका कुछ परसेंटेज आपको बताता हूँ। जो अफ्रीकन अमेरिकन है अमेरिका के अंदर, आउट ऑफ 1 मिलियन पॉपुलेशन, 15 अफ्रीकन अमेरिकन की पुलिस ब्रूटैलिटी में डेथ हो जाती है। वहीं जो व्हाइट अमेरिकन हैं वो सिर्फ, उनकी डेथ सिर्फ 15 होती है, ओनली 15, और इनकी होती है 37। आपको लगेगा बिल्कुल डबल से भी ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि अफ्रीकन अमेरिकन की जो पॉपुलेशन है दैट इज ओनली 13%, और इनकी होती है 87%। तो 87% में से पुलिस ब्रूटैलिटी में ओनली 15 पीपल आर डाइंग, ओनली 13% पॉपुलेशन में से 37 पीपल आर डाइंग। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अमेरिका में खुद डोमेस्टिकली कितना ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। समझ रहे हो ना इस बात को? एक चीज एग्जांपल और देता हूं आपको। अभी थोड़े समय पहले अफगानिस्तान के अंदर एक इन्होंने अटैक किया था, ड्रोन से अटैक किया था, जिसमें 13 सिविलियंस की डेथ हो गई थी, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे। हालांकि बाद में इन्होंने सॉरी बोला, लेकिन सॉरी बोलने से थोड़ी वापस उनकी जान वापस थोड़ी आ जाएगी। लेकिन फिर ये चुप हो गए, उनको कुछ पैसा वैसा दिया और चुप हो गए। तो क्या ये लोग ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये तो सिर्फ एक कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिए हैं।
लेकिन फिर भी करते हैं। उसके बावजूद भी ये कंट्री जो है डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट की, लिबर्टी की बात करते हैं, वो एक अलग मुद्दा रहेगा। हम इस आर्टिकल में क्या पढ़ने वाले हैं, इसी हिपोक्रेसी के बारे में जानेंगे। बात जैसे अफगानिस्तान की है, ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। इंडिया ने शुरू में अफगानिस्तान से थोड़ी दूरियां बनाई थी, लेकिन अभी हम लोगों ने तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने भी तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया है और इंडिया ने भी तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया ने एक्चुअली अफगानिस्तान में जो पॉलिसी अपनाई है वो अमेरिकन बेस्ड पॉलिसी है। तो जो जो एक्शन अमेरिका वहां पे लेता है, इंडिया भी वही लेता है। अगर आप पिछली सरकारों की बात करो तो मोदी जी ने जो है वो ट्रंप भाई साहब को बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट किया। अमेरिका में गए भी थे, उस समय इलेक्शन रैली हो रही थी, तो वहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन्स थे उनको इम्प्रेस करने के लिए मोदी जी भी गए थे। उन्होंने कहा था कि इस अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप जब इंडिया में आए उस समय इलेक्शन थे, तो उन्होंने भी कहा कि अब की बार मोदी सरकार। तो इनका बहुत गहरा रिश्ता था मोदी का और ट्रंप का। लेकिन जब बाइडेन अभी वहाँ पे आए तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने बड़ा जबरदस्त तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, और बाइडेन के साथ भी हमारे काफी क्लोज रिलेशनशिप हैं, है ना। ट्रंप के साथ भी थे, बाइडेन के साथ भी है। तो ये मोदी जी की, मतलब हमारी जो सरकार है उसकी फॉरेन पॉलिसी की स्मार्टनेस है, क्योंकि इस समय लीगल तौर पे अमेरिका इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया का, दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री है इंडिया जिसको यूएसए लीगल तौर पे मेजर डिफेंस पार्टनर मानता है। जैसे हम लोग S-400 की अगर बात करें, इंडिया ने रशिया से S-400 खरीदा। यही S-400 कुछ समय पहले टर्की ने भी खरीदा था। हालांकि टर्की नाटो का मेंबर है, उसके बावजूद भी यूएसए ने टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब इंडिया ने S-400 खरीद लिया और इसको पंजाब के अंदर जो है डिप्लॉय भी कर दिया। उसके बावजूद भी इंडिया ने, यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट में कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए, क्योंकि इंडिया यूएसए का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। ये तो आ गई बात। इसकी वजह से यूएसए इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देता है। यही चीज जो है वो इजराइल के मामले में भी होती है। सबको पता है कि इजराइल कितनी बुरी तरह से पैलेस्टीनियंस को मारता है, वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, उसके बावजूद भी यूएसए इजराइल को इग्नोर करता है। सेम सिचुएशन इंडिया में है। ऐसा बहुत बार रिपोर्ट किया जाता है कि इंडिया में ह्यूमन राइट का वायलेशंस होता है। बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, इवन यूएसए के अंदर जो उनकी कांग्रेस का जो कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, उसने भी इंडिया के बारे में रिपोर्ट दी है और उसने कहा है कि इंडिया में लार्ज स्केल पे ह्यूमन राइट वायलेशंस होता है। जर्नलिस्ट को जो है जबरदस्ती अरेस्ट कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। माइनॉरिटीज को, स्पेशली मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस, उनके ऊपर अटैक किए जाते हैं। अपोनेंट्स को जो है जबरदस्ती अरेस्ट कर दिया जाता है, और लोगों से जो है इंटरनेट की एक्सेस जब मर्जी चाहे सरकारी वो ले सकती है। और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा गया है। उसके अलावा जब हम लोग फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया को जो है पार्टली फ्री कंट्री कहा गया है, तो इंडिया इज नॉट अ कंप्लीटली फ्री कंट्री। उसके अलावा जो आपका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भी इंडिया को काफी नीचे रखा हुआ है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उसने भी इंडिया को काफी नीचे लेवल पे रखा हुआ है, रशिया, सऊदी अरेबिया के आसपास रखा हुआ है। इतनी सारी रिपोर्ट ऐसी हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट में बात करती हैं। उसके अलावा फिर भी यूएसए इंडिया को इग्नोर, मतलब इन रिपोर्ट्स को इग्नोर कर देता है, और यूएसए कभी भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता, क्योंकि इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए दो सीधी सी बात है भैया, आपको हमारी जरूरत है तो डेफिनेटली आप हमारी कमियों को तो इग्नोर करोगे ही। आपका जो खास दोस्त होता है, अगर आपका खास दोस्त कभी कुछ गलत काम कर देता है तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो ना। आजकल कुछ ऐसा ही है। अगर अमेरिका इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाता है, अगर हमें आंख दिखाता है, तो डेफिनेटली हम लोग रशिया के क्लोज चले जाएंगे। और यूएसए इस बात को आजकल अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया और चाइना आपस में दोनों मिलकर अमेरिका से पंगा ले रहे हैं, इसलिए वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हो गई सरकारों की बातें। अब आर्टिकल का ये कहता है कि जो हमारा जियोपॉलिटिक्स होती है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो मीडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में इंडिया को काफी अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जाता। तो वेस्टर्न मीडिया की इसने बात की है बहुत ही, जो मुझे काफी अच्छी लगी। इसने कहा कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो हिपोक्रेट है। जो गलत काम अमेरिका में होते हैं, जो गलत काम यूरोप में होते हैं, उनको तो वो कर देता है इग्नोर, लेकिन जो गलत काम दूसरी जगह पे होते हैं उनको वो दिखाता है एकदम पूरा लाइमलाइट में। जैसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे कतार के अंदर, ठीक है,
और जब रशिया के ऊपर यूरोप ने सैंक्शंस लगाए और जब विंटर ओलंपिक्स को इन्होंने बाइकआउट कर दिया, इसको तो वेस्टर्न मीडिया ने जो है बढ़ चढ़ के दिखाया, एकदम बढ़ चढ़ के। क्योंकि कतार के अंदर देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है और फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो है वहां पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन भी होता है, वहां पे स्लेव ट्रेड भी होता है, उसको ये इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कतार उनका दोस्त है। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए वो इन्होंने पूरी तरह से न्यूज़ में दिखाई, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं दिखाया कि रशिया एक्चुअली में रशिया की ज़रूरत क्या है। रशिया वाले एंगल को कभी नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ यूरोप के एंगल को दिखाया। विंटर ओलंपिक को इन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं मतलब विंटर ओलंपिक में जो इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं उसको तो बढ़ चढ़ के दिखाया, लेकिन कतार में जो वर्ल्ड कप के दौरान जो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है उसको वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। इसी तरह से वेस्टर्न मीडिया जब इंडिया में कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाता है, लेकिन इंडिया में जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसको इग्नोर कर देता है। तो मीडिया का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा कसूर है, क्योंकि इस समय इंडिया दुनिया में जो इंटरनेशनल मीडिया है वो वेस्टर्न कंट्रीज ही डोमिनेट करते हैं। तो इसलिए इंडिया को कुछ एशियन कंट्री को भी सामने आना चाहिए और इस तरह के इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पे लेके आना चाहिए। तो इसी तरह की छोटी छोटी सी बातें इसमें उसमें आर्टिकल में कही गई हैं। वेस्ट को जो है तो इसमें दो एंगल बेसिकली क्रिएट किए गए हैं, एक तो इंडिया और यूएसए का एंगल कि किस तरह से यूएसए इंडिया को इग्नोर कर देता है, इंडिया की गलत चीज़ों को इग्नोर कर देता है बिकॉज इंडिया इज़ अ मेजर डिफेंस पार्टनर। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो कही है वो है मीडिया के बारे में कही है कि किस तरह से वेस्टर्न मीडिया जो है बायस्ड मीडिया है। जब अमेरिका या यूरोप में कुछ गलत होता है तो उसको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब दूसरी कंट्री में कुछ गलत होता है तो उसको सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं, है ना। इस तरह की कुछ कुछ बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप ये एडिटोरियल भी पढ़ सकते हो, डेफनिंग साइलेंस ऑफ द साइंटिस्ट। ये एक्चुअली आपका एस्से के अंदर काम आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिक्स है इसमें रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया था। पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर पास समय है तो ये पढ़ सकते हो। इजराइल के साथ इंडिया जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बातचीत चल रही है, तो ये आप थोड़ा पढ़ सकते हो। उसके अलावा वाइटनिंग ऑफ द सेफ्टी नेट, ये वैक्सीनेशन के बारे में है, ये अपना अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। सेंटर सीक्स अर्जेंट लिसनिंग ऑफ द EWS रिजर्वेशन, ये तो हम लोगों ने कल भी किया था, तो आज इसको करने का कोई फायदा था नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको रिवीजन करनी है तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। एक और आपका जो एक्सप्लेनर सेक्शन है, रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय जो टेंशन चल रही है उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। इस समय रशिया के बहुत सारे ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और अमेरिका लगातार रशिया को धमकी दे रहा है, अगर आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो भैया आपके ऊपर हम लगा देंगे बहुत सारे सैंक्शंस, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह की बातें वहाँ पे चल रही हैं। तो यही था आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन सेक्शन और आज का एनालिसिस। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, कुछ नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आज मैंने यहाँ पे काफ़ी देने की कोशिश की है। मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो फैक्चुअल है, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आके वो काफ़ी काम आने वाली है। इसका PDF तो आपको मिल ही जाता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा जो मैंने आपको MCQs पूछे हैं, MCQs का आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।